अच्छे तरीके से सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में वो ठीक हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण जो है, इसको आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? रेनेसां। और ये जो मूलतः शब्द लिया गया है पुनर्जागरण का, ये हमने फ्रेंच भाषा से लिया है। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो अगर पूछा जाता है कि जो पुनर्जागरण है ये कौन सी भाषा का है, तो ये है फ्रेंच भाषा। ठीक है, और पुनर्जागरण शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग इटली के वेसारी, कौन? इटली के वेसारी थे, उन्होंने कला के क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग इटली के वेसारी ने, किसमें? इटली के वेसारी, इटली के वेसारी ने किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और शब्द कौन सा था? ये मूलतः फ्रेंच शब्द था। ठीक है, मूलतः फ्रेंच शब्द था ये, मूलतः फ्रेंच शब्द था। ठीक है, और हमने क्या देखा इसमें? एक विद्वान थे दिद्रो। दिद्रो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। दिद्रो जो थे, उन्होंने भी कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो दिद्रो ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले की अगर बात की जाए तो वेसारी। वेसारी कहाँ के थे? इटली के। इन्होंने क्या दिया था? पुनर्जागरण शब्द दिया था। इन्होंने कला के क्षेत्र में बात की थी, और जो दिद्रो आए थे, इन्होंने कला और साहित्य दोनों क्षेत्रों में बात करी थी। ठीक है, तो कला और साहित्य दोनों क्षेत्रों में बात की थी किसने? दिद्रो ने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का अगर किसी ने नाम लिया तो वो थे फ्रांसिस बेकन। और बेकन जो थे, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का नाम लिया था। ठीक है, और बेकन ने 2 पुस्तकें लिखी है जो काफी फेमस है। इनकी एक पुस्तक तो थी न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस, न्यू अटलांटिस इसने लिखी बेकन ने। ठीक है, और एक थी नोवम ऑर्गन, नोवम ऑर्गन। ठीक है, तो नोवम ऑर्गन और न्यू अटलांटिस इसने लिखी बेकन ने। तो हमने क्या पढ़ा? एक बार रिवीजन कर लेते हैं इतने कि जो पुनर्जागरण है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कला के क्षेत्र में किया था पुनर्जागरण शब्द का, और वो किया था वेसारी ने। ठीक है, तो वेसारी हो गया। फिर हम देखते हैं कला के क्षेत्र में तो वेसारी ने कर दिया, फिर साहित्य जो है उसके क्षेत्र में किसने किया? दिद्रो ने। दिद्रो ने कला और साहित्य दोनों क्षेत्रों में शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में हमने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसने किया? तो बेकन ने किया। बेकन ने 2 बुक लिखी है, एक तो न्यू अटलांटिस, एक नोवम ऑर्गन। तो ये जो नोवम ऑर्गन है बेकन की, ये काफी फेमस बुक है। नोवम ऑर्गन काफी फेमस बुक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पुनर्जागरण का जो एक टाइम पीरियड है वो 14 से 16वीं शताब्दी है। तो टाइम पीरियड की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 14 से 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो पुनर्जागरण कब हुआ था? 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, और सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण हुआ था वो हुआ है इटली में। अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ है इटली में। ठीक है, इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब पुनर्जागरण के जो कारण हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पुनर्जागरण के जो कारण है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कारण जो है वो है एक तो आपका क्रूसेड। ये नाम बहुत ही फेमस है, सुना होगा आपने। इसको बोलते हैं धर्म युद्ध। ठीक है, क्रूसेड या धर्म युद्ध पुनर्जागरण के हम कारण पढ़ रहे हैं, उसमें पहला कारण है क्रूसेड, जिसमें हमने देखा जो क्रूसेड है उसको धर्म युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? एक जगह है जेरूसलम। तो ये जेरूसलम जो है, इस पर अधिकार को लेकर के ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के बीच में 1096 से लेकर के 1279, 1096 से 1279 ईस्वी के बीच युद्ध हुए।
तो ये जो युद्ध हुए थे इन्हीं को बोलते हैं क्रूसेड। ठीक है, तो पहला कारण तो हो गया क्रूसेड, पुनर्जागरण का। ठीक है, 1453 जो था उसमें क्या हुआ, जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, कुस्तुनतुनिया, दोबारा लिख लेते हैं, कुस्तुनतुनिया। ये क्या थी कुस्तुनतुनिया? कुस्तुनतुनिया जो थी ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्वी रोमन जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, और इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और यह अधिकार हो गया था 1453 में। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ 1453 में। तो क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो यहाँ पे जो विद्वान थे, जो शरणार्थी, जो विद्वान थे यहाँ पे, वो शरणार्थी के रूप में कहाँ पे चले गए? इटली और यूरोप में चले गए। ठीक है, तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ये लोग कहाँ चले गए? यूरोप में चले गए। ठीक है, और यूरोप में भी मेनली कहाँ पे? इटली। इसीलिए इटली से पुनर्जागरण की जो है शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये जब यहाँ गए तो ये अपने साथ में प्राचीन ग्रंथ और कुछ पुरातात्विक सामग्री है वो भी लेकर के गए थे। तो इसलिए एक विद्वान हुए हैं फिशर। क्या नाम है? फिशर। तो फिशर क्या कहते हैं इस चीज के बारे में? तो जो फिशर है, तो फिशर ने कहा है कि जो आधुनिक यूरोप है वो किसकी विरासत है? यूनान की विरासत। यूनान की विरासत कहा है किसको? यूरोप को। यूरोप को यूनान की विरासत कहा है किसने? फिशर ने। तो ये ध्यान रखना है, ये कथन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि यूनान की जो विरासत है, यूरोप को यूनान की विरासत कहा गया है। तो कौन से विद्वान ने कहा है? फिशर ने। क्यों कहा था? क्योंकि जब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वहां पर क्या हुआ? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो तुर्कों का अधिकार हो गया तो जहां वहां पर जो विद्वान थे वो शरणार्थी के रूप में कहाँ चले गए? इटली में चले गए। और यूरोप में अन्य क्षेत्रों में भी गए थे, लेकिन इटली पास में पड़ता है, आपने जब वर्ल्ड मैप देखा होगा तो वहां पे चले गए, और वहां से ही जो है पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो फिशर ने कहा है कि जो यूरोप है ये यूनान की विरासत है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने क्या किया? एशिया तक आने के लिए नवीन मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका वहां पे जो पहले ट्रेड वगैरह या फिर जो भी आवागमन था रास्ता बंद हो गया था। तो इन्होंने क्या करा? जल मार्ग के सहारे से एशिया पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार था उसने क्या किया? उसने एक तरीके से पुनर्जागरण को प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरा जो कारण हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर का, पहला हमने पढ़ा क्रूसेड, और क्रूसेड में हमने क्या क्या देखा? इस्लाम और ईसाई के बीच में लड़ाई। फिर हमने देखा कि 1453 में जो कुस्तुनतुनिया है वहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और बाकी की स्टोरी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं छापे खाने का विस्तार। छापे खाने का आविष्कार। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे जर्मनी के, क्या नाम था इनका? जोहान्स गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक जगह है, कौन सा? मेज शहर। मेज पर बैठ के आप पढ़ाई भी करते हो ना, वैसे मेज है ये। ठीक है, तो मेज पर आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए मैं चाहूँ तो कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या देख के फिर थोड़ी हास्यास्पद लगती है, तो कोई बात नहीं, आप इसको वैसे मत लेना, आप याद करने के तरीके से देखना, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको याद हो जाए। तो
इसको मतलब वैसे मत लेना कि ये नॉलेज की दिक्कत है, आप ये लेना हास्यास्पद तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मेज पे हम बैठ क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कागज चाहिए ना, और कागज चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, ठीक है। तो छापे खाने का जो आविष्कार था वो मेन शहर में हुआ था, ठीक है। तो मेज पे बैठ के पढ़ते भी, तो शहर का नाम भी मेज है, तो इजीली आप लिंक कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हम जो गुटेनबर्ग था, जोहानसन गुटेनबर्ग, इन्होंने किया था जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी का मेन शहर था, वहां पर जोहानसन गुटेनबर्ग ने क्या किया, छापे खाने का आविष्कार कर दिया। इन्होंने क्या किया 1454 में 31 पंक्तियों की एक पुस्तक लिखी थी, और ये थी निकोलस फिफ्थ के नाम पे थी, निकोलस फिफ्थ, ठीक है। इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ पूरा नाम था इसका, निकोलस फिफ्थ आपको याद रहेगा, और इसके आगे आप लगा देना इंडलजेंस ऑफ, इंडलजेंस इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। 31 पंक्तियों की एक बुक प्रकाशित करी थी, ठीक है। तो छापे खाने का आविष्कार हो गया, किसने किया, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। कहाँ पे किया, जर्मनी के मेन शहर में। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो इस तरीके से आपको छापे खाने का आविष्कार याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो जो छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो उससे क्या हुआ, जैसे अब पत्र छपने लगे, तो इसने जो है पुनर्जागरण को काफी बुस्ट किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पहले क्या था, कुछ वर्ग विशेष था, उसी का इस पर अधिकार था, किस पर, जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो कुछ वर्ग तक ही पहुंचता था। लेकिन अब जब छापा खाना आ गया, तो ये आम जन में भी पहुंचने लगा, इससे लोग भी पढ़ने लगे चीजों को, तो उनकी नॉलेज बढ़ी। और आपको पता है, जब नॉलेज बढ़ता है तो अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस ने पुनर्जागरण को बूस्ट किया, ठीक है। तो इसी समय पे बेकन का हम एक कथन पहले पढ़ चुके हैं। बेकन की हमने दो बुक भी पढ़ी है, एक तो न्यू अटलांटिस और एक नोवम ऑर्गन, ठीक है। बेकन बहुत महत्वपूर्ण है, और बेकन ने विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग भी किया था, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो छापे खाने का भी आविष्कार हो गया, और बेकन का एक कथन था, उसका लोगों को ज्ञान हुआ इस टाइम पे, जब छापा खाना बन गया, लोगों तक चीजें पहुंचने लगी। तो बेकन ने एक बात कही थी, और ये बात जो है काफी महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा कथन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बेकन ने क्या कहा था, देखिए, बेकन ने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं, समय की भी पुत्री है। सत्य सत्ता की नहीं, समय की भी पुत्री है। तो क्या कहा कि जो सत्य है, ये सत्ता की नहीं, समय की भी पुत्री है, ठीक है। ये ऐसी बातें बेकर ने कही थी, ये लोगों तक पहुंची, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ये कथन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए लिखा मैंने। क्या है कि सत्य सत्ता की नहीं, समय की पुत्री है। दो तीन बार बोलूंगा मैं ताकि याद हो जाए। सत्य सत्ता की नहीं, समय की भी पुत्री है, ठीक है। तो कौन सत्य है, क्या है, सत्ता की नहीं, समय की भी पुत्री है, ठीक है। तो सत्य जो है सत्ता और समय दोनों की पुत्री है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और एक विद्वान हुए विल ड्यूरा, विल ड्यूरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विल ड्यूरा ने क्या कहा है कि लेखन के बाद मुद्रण कला को, लेखन के बाद मुद्रण कला को, लेखन के बाद मुद्रण कला को ही सबसे बड़ा आविष्कार बताया, सबसे बड़ा आविष्कार बताया। तो लेखन के बाद मुद्रण कला को ही सबसे बड़ा आविष्कार बताया विल ड्यूरा ने, ठीक है। तो लेखन के बाद मुद्रण कला को सबसे बड़ा आविष्कार बताया किसने, विल ड्यूरा ने, ओके। फिर देखते हैं हम, दो कारण हमने पढ़ लिए, तीसरा कारण पढ़ते हैं। तीसरा कारण है भौगोलिक खोजे, भौगोलिक खोजे, ठीक है। भौगोलिक खोजे में, खोज में एक मात्रा आएगी, ठीक है। तो भौगोलिक खोजे हो गया, ठीक है। तो भौगोलिक खोजे में देखते हैं, देखिए आप,
अब भौगोलिक खोजों में हमने बताया कि लोग जो है जब उधर से कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो इधर आने का मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो इन लोगों ने अब क्या किया, जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने एशिया का समुद्री मार्ग से एशिया की तरफ आने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी क्रम में बहुत सारी खोजें हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। एक थे बार्थोलोक्यू, बार्थोलोक्यू बार्थोलोक्यू बार्थोलोक्यू, ये कहाँ पहुंच गए, अफ्रीका। कब गए, 1486 में बार्थोलोक्यू पहुंच गए अफ्रीका। ओके, और कोलंबस, कोलंबस का तो हम तुमने पढ़ ही रखा है। कोलंबस पहुंच गए थे अमेरिकी तट पर। डेट आपको पता है कि 1492 में ये पहुंच गए थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोलंबस जो गए थे वो किसकी सहायता से गए थे, स्पेन की सहायता से, स्पेन की सहायता से। ठीक है, इसके बाद में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा तो हमने पढ़ ही रखा है कि वास्को डी गामा जो है उत्तमासा अंतरिक्ष से भारत आए थे, उत्तमासा अंतरिक्ष से भारत। ठीक है, और इसके बाद में एक और है मेगलन, मेगलन ये काफी फेमस नाम है। इसने क्या किया था, 1519 में जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाया था, जहाज से पृथ्वी का चक्कर, और जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं मंगोलों का योगदान। ठीक है, चौथा कारण हो गया हमारा, मंगोलों का योगदान भी था, मंगोलों का योगदान, पुनर्जागरण में मंगोलों का भी योगदान था। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो मंगोल थे उनके संपर्क में आकर के ही यूरोप को जो है कागज का, मुद्रण का और बारूद की जानकारी मिली थी। ठीक है, क्योंकि मंगोल जो है टेक्नोलॉजी में इस टाइम पे काफी आगे थे। और वेनिस यात्री थे कौन, मार्को पोलो, आपने नाम सुना होगा वेनिस यात्री का, वेनिस यात्री थे कौन, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है यहाँ भी गए थे, मंगोलों के दरबार में गए थे। और मार्को पोलो मंगोल शासक कौन था उस टाइम पे जब गए थे, तो कुबिलाई खान थे, कुबिलाई खान के दरबार में गए थे। और कब गए थे, ये 1272 में गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वेनिस यात्री जो मार्को पोलो था ये कुबिलाई खान के दरबार में गए थे 1272 में। ओके, आगे देखते हैं। तो जो कहाँ तक पढ़े हम, हाँ देखिए मंगोलों का योगदान हमने पढ़ा। तो मंगोलों के योगदान में क्या था कि जो वेनिस यात्री थे मार्को पोलो कुबिलाई खान के दरबार में गए थे, और मंगोलों से ही इन्होंने जो कागज, मुद्रण और बारूद जैसी जानकारियां सीखी थी। ठीक है, तो मंगोलों का काफी योगदान था पुनर्जागरण में। और जो अरब था वहां से भी कुछ जानकारियां मिली थी यूरोप को, तो इन्होंने क्या किया, पंडित पंथ भी चलाया था, पंडित पंथ, अरब से जानकारी लेकर के यूरोप ने एक नई विचार पनपा था, तो उसका नाम था पंडित पंथ या फिर स्कोलास्टिसिज्म। ठीक है, अब देखते हैं हम, पांचवा पॉइंट है हमारा इटली का योगदान। इटली पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। देखा हमने पुनर्जागरण का सबसे पहले अगर कहीं उद्भव हुआ है तो वो इटली थी, प्रारंभ हुआ है तो। ठीक है, इटली क्या था, एक तो मैं आपको बता दूं, आप इसकी जब ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो इटली है ये भूमध्य सागर के बीच में है एकदम। तो व्यापार की दृष्टि से ये क्या था, एकदम सेंटर था। ठीक है, बहुत अच्छा जो है व्यापार हो सकता था इटली से, और ये यहाँ पे ये व्यापार का केंद्र बन भी चुका था उस टाइम पे अच्छा खासा। ठीक है, और व्यापारिक समृद्धि के कारण यहाँ पे कई नगर भी बने। अब इटली के कुछ नगरों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, कई बार सीधा सीधा मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे मिलान हो गया,
नेपल्स हो गया, फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया। ठीक है, तो इसलिए कि हमने कौन कौन से देखे, मिलान देखा, नेपल्स देखा, फ्लोरेंस, वेनिस। तो ये सब कहाँ के शहर थे, इटली के शहर थे। ठीक है, तो इन नगरों का विकास हुआ। इससे यहाँ पे क्या हुआ, मध्यम वर्ग का जो है उदय हुआ, और इस वर्ग ने क्या किया, मतलब ये धन इनके पास आ गया, तो फिर इन्होंने जो है चर्च की आलोचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है जिसके पास शक्ति होती है, तो सीधी सी बात है वो उसका बोलबाला बढ़ता जाता है। तो जब लोगों के पास पैसा आया वहां पे, तो उन्होंने जो चर्च था उसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। ठीक है, उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, और उनमें जो चिंतन की प्रवृत्ति थी वो बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, इससे पुनर्जागरण की जो भावना थी उसको बल मिला। ठीक है, इसके बाद में फ्लोरेंस के जो व्यापारी परिवार थे, फ्लोरेंस में, अब मैंने कहा ना कि व्यापार का केंद्र था यहाँ, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे व्यापार का केंद्र होगा कुछ लोग काफी धनवान बन जाएंगे। तो जो घराने थे वो कौन कौन से थे, मैं आपको बता दूं। व्यापारी परिवार में नाम पूछा जाता है कई बार। एक तो हो गया कैसिमो, ठीक है, कैसिमो मेडिसी, और एक था लोरेंजो। इन्होंने क्या किया, अपने धन का उपयोग करके लगभग 10,000 ग्रंथ थे, इनको एकत्रित किया, एकत्रित करवाया मतलब, और क्या किया, इनका अनुवाद किया, अनुवाद भी करवाया, फिर एकत्रित करवा के इनका अनुवाद करवाया, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पे जो यथार्थवादी शिक्षा शुरू हुई, सबसे पहले इटली में ही यथार्थवादी शिक्षा शुरू हुई थी। ठीक है, और दांते, नाम सुना होगा आपने, दांते, पेट्रा, बुकासियो, माइकल एंजिलो, लियोनार्डी, मैकियावली, ये जो थे फ्लोरेंस के ही थे। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि कहाँ के थे ये, तो ये फ्लोरेंस के ही थे, आपको ध्यान रखना है। जैसे दांते हो गया, मैकियावली हो गया, दांते हो गया, पेट्राक हो गया, बुकासियो हो गया, माइकल एंजिलो हो गया, लियोनार्डी हो गया। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची कर देना आप इसको पूरा नाम इनका। तो ये सब कहाँ के थे, ये सब फ्लोरेंस के ही थे। ठीक है, तो इनके कारण फ्लोरेंस को क्या कहा जाता था, विद्वानों का नगर। विद्वानों का नगर कौन सा, फ्लोरेंस। ठीक है, तो हमने देखा कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। और इसी टाइम पे एक विद्वान थे, जेकब बुकहार्ट। जेकब, नाम में बुक आ रहा है और ऊपर से हार्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो जेकब बुकहार्ट ने एक बुक लिखी थी, काफी फेमस बुक है इनकी, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, इसका प्रकाशन किया। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे विभाजन रेखा माना जाता है, इसे विभाजन रेखा माना जाता है। पुनर्जागरण के समय पे जो इसे इतिहास लेखन की विभाजन रेखा माना जाता है। ठीक है, और जो ये जे, जे, जेकब जेकब बुखार्ट थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखिए आप पुनर्जागरण को है ना, पुनर्जागरण जो था इसको कुछ कहा था, तो क्या कहा था, आधुनिक संसार की प्रगति का प्रस्थान बिंदु, प्रगति का प्रस्थान बिंदु। ओके, तो प्रगति का प्रस्थान बिंदु कहा था जेकब बुखार्ट ने पुनर्जागरण को। ठीक है, तो पुनर्जागरण हमने देखा, पुनर्जागरण के हमने कारण देखे। ठीक है, अब पुनर्जागरण पर कुछ फैक्ट है, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही, उसके बाद आगे की क्लास